बग्गी में सवार दूल्हा, बारात में नाचते बाराती, उसके बाद दूल्हे की शाही एंट्री। फिर आती है खूबसूरत दुल्हनिया, बेहद भव्य नजारा और उसके बाद होती है जयमाला। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के विवाह की। हरियाणा के यमुनानगर की शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर के 5 स्टार ताज आमेर होटल में 5 दिसंबर को अत्यंत भव्य तरीके से विवाह संपन्न हुआ। सुबह से रात तक चले विवाह समारोह में देश भर से संत, कथावाचक, कवि, गायक और कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। पूरे कार्यक्रम की शान देखते ही बन रही थी और सोशल मीडिया पर इसके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इंद्रेश उपाध्याय के विवाह में संत समाज की बड़ी हस्तियों की उपस्थिति ने पूरे आयोजन को और खास बना दिया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवाह मंडप में दूल्हे के ठीक पीछे बैठे दिखाई दिए। कवि और रामकथावाचक कुमार विश्वास भी युवा जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे। वहीं संत राजेंद्र दास, देवकीनंदन ठाकुर, पुंडरीक गोस्वामी, संत अलबेली माधुरी शरण सहित कई विद्वान संत पूरे समय विवाह विधियों में सम्मिलित रहे। म्यूजिक इंडस्ट्री के लोकप्रिय गायक बी प्राक की उपस्थिति ने भी समारोह में अलग ही चमक जोड़ दी। बी प्राक, जो कि कथावाचक इंद्रेश के परम मित्र भी हैं। इसके अलावा भजन गायिका मान्या अरोड़ा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। गुरुवार को जब मायरा भात के दौरान वो इंद्रेश उपाध्याय के साथ भजन गाती नजर आईं। सुनिए भजन की कुछ पंक्तियां। तो जयपुर के ताज आमेर होटल में आयोजित ये शादी किसी शाही उत्सव से कम नहीं लगी। सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ मंडप में विवाह की मुख्य विधियां पूरी कराई गईं। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में इंद्रेश महाराज और शिप्रा विवाह यज्ञ करते दिख रहे हैं और उनके पीछे बैठे धीरेन्द्र शास्त्री मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। शिप्रा गोल्डन साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखी, तो वहीं इंद्रेश उपाध्याय हल्की गुलाबी शेरवानी में नजर आए। लाल दुपट्टा और गोल्डन बॉर्डर के साथ दुल्हन का रूप पारंपरिक और शाही दोनों दिख रहा था। शाम को जयमाला समारोह का वीडियो सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाई है। दुल्हन शिप्रा की एंट्री बेहद शाही रही। धीमी रोशनी, फूलों की बरसात और पारंपरिक संगीत के बीच उनका मंच की ओर बढ़ना सभी को मंत्रमुग्ध कर गया। इधर इंद्रेश उपाध्याय बग्गी में सवार होकर स्टेज तक पहुंचे। उनका राजसी अंदाज और चांदी की छड़ी थामे की गई एंट्री चर्चा का विषय रही। स्टेज पर जयमाला डालते वक्त दोनों बेहद सुंदर और खुश नजर आ रहे थे। अब शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन शिप्रा शर्मा उत्तर प्रदेश के वृंदावन पहुंचने वाली हैं। उपाध्याय परिवार ने बहू के स्वागत के लिए पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। रमन रेती मार्ग स्थित उनके घर को फूलों और लाइटिंग से सजाया गया है। स्वागत के लिए विशेष पूजा विधि और भजन संध्या का आयोजन भी रखा गया है। आज 6 दिसंबर को बारात वृंदावन वापस लौट रही है, जहां शिप्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। तो इंद्रेश उपाध्याय की शाही शादी की चर्चाएं अब सोशल मीडिया से लेकर संत समाज तक हर जगह हो रही हैं। पारंपरिक रस्में, संतों का आशीर्वाद, शाही लुक और अद्भुत व्यवस्था सब मिलकर शादी सर्दी के मौसम की सबसे चर्चित शादियों में शामिल हो गई है। व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कई बार आप चाय वाले के पास खड़े होते हैं, सब्जी वाले के पास खड़े होते हैं और आपको अचानक पता चलता है इसकी इनकम तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा है और टैक्स फ्री इनकम है, तो बड़ा धक्का लगता है। 50 के बाद कोई कितना ही सुंदर हो, उसका चेहरा इतना बिगड़ जाता है जैसे दुनिया का सबसे बदसूरत व्यक्ति हो। तो 50 के बाद सुंदरता की कोई वैल्यू नहीं है। 60 के बाद आप कितने बड़े ऑफिशियल पोस्ट पे हो, आपके साइन से ये सिटी चलता था, पर अब आपको वहाँ का जो गार्ड है और चपड़ासी है
वो भी सलाम नहीं करेगा। तो 60 के बाद में बड़ी और छोटी पोस्ट की वैल्यू खत्म। 70 के बाद में आपका बड़ा घर है, छोटा घर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब घुटनों में दर्द होता है तो बड़ा घर ज्यादा तकलीफ देता है। इस रूम से दूसरे रूम या नीचे वाली बिल्डिंग से ऊपर वाली बिल्डिंग में छोटा घर ही आराम देता है। तो 70 के बाद छोटे बड़े घर की कोई वैल्यू नहीं रहती। 80 के बाद में आपके अकाउंट में चाहे करोड़ों रुपया पड़ा हो, पर खानी आपको टेबल पे पड़ी हुई कुछ 100 रुपये की दवाइयाँ हैं। सारी जिंदगी भाग भाग के दौड़ दौड़ के पता नहीं कितने प्रपंच रचे होंगे इस पैसे के लिए। देखिए जो थीम बैठा हुआ है ना, अपना टाइम आएगा या उस समय हम इंजॉय करेंगे। हो ये रहा है भाई साहब, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं और बुढ़ापे में सिर्फ हमको स्ट्रगल करना बीमारियों से और कुछ नहीं है। और हमारे सामने हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चे उन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे जो हम जमा कर रहे हैं, यहाँ तक कि घर के नौकर। तो प्लीज़ जहाँ पे आप हैं वहाँ पे रुक जाएं। जो कुछ भगवान ने आपको दिया है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना सीख लें। 40 के बाद में व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कई बार आप चाय वाले के पास खड़े होते हैं, सब्जी वाले के पास खड़े होते हैं और आपको अचानक पता चलता है इसकी इनकम तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा है और टैक्स फ्री इनकम है, तो बड़ा धक्का लगता है। 50 के बाद कोई कितना ही सुंदर हो, उसका चेहरा इतना बिगड़ जाता है जैसे दुनिया का सबसे बदसूरत व्यक्ति हो, तो 50 के बाद सुंदरता की कोई वैल्यू नहीं है। 60 के बाद आप कितने बड़े ऑफिशियल पोस्ट पे हो, आपके साइन से ये सिटी चलता था, पर अब आपको वहाँ का जो गार्ड है और चपड़ासी है वो भी सलाम नहीं करेगा। तो 60 के बाद में बड़ी और छोटी पोस्ट की वैल्यू खत्म। 70 के बाद में आपका बड़ा घर है, छोटा घर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब घुटनों में दर्द होता है तो बड़ा घर ज्यादा तकलीफ देता है। इस रूम से दूसरे रूम या नीचे वाली बिल्डिंग से ऊपर वाली बिल्डिंग में छोटा घर ही आराम देता है। तो 70 के बाद छोटे बड़े घर की कोई वैल्यू नहीं रहती। 80 के बाद में आपके अकाउंट में चाहे करोड़ों रुपया पड़ा हो, पर खानी आपको टेबल पे पड़ी हुई कुछ 100 रुपये की दवाइयाँ हैं। सारी जिंदगी भाग भाग के दौड़ दौड़ के पता नहीं कितने प्रपंच रचे होंगे इस पैसे के लिए। देखिए जो थीम बैठा हुआ है ना, अपना टाइम आएगा या उस समय हम इंजॉय करेंगे। हो ये रहा है भाई साहब, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं और बुढ़ापे में सिर्फ हमको स्ट्रगल करना बीमारियों से और कुछ नहीं है। और हमारे सामने हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चे उन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे जो हम जमा कर रहे हैं, यहाँ तक कि घर के नौकर। तो प्लीज़ जहाँ पे आप हैं वहाँ पे रुक जाएं। जो कुछ भगवान ने आपको दिया है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना सीख लें।